सरला की बहू चंपा बोलने में ही दबंग नहीं बल्कि उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। सरला तो अपने बेटे राहुल की शादी करके काफी पछता रही थी। सुबह सुबह सरला अपने सर पर हाथ रख के बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे रे रे, क्या हो गया? सर पर हाथ रखे क्यों बैठी है? इतनी भी क्या विपत्ति आ गई जो तू सर पर हाथ रखे बैठी है? मैं तो सास बनकर पछता रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत हुआ, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। अरे क्या हो गया? क्यों रोना धोना लगा रखा है? कहीं बहू ने तुझे मारा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी बहू को लेकर परेशान हूँ। वो बातों से नहीं, सच में भी गोली चलाती है। रोते हुए भी तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई क्यों सरला? रुक, तू समझ नहीं रही है मेरी बातों को। मैं अभी ही तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहू, अरे ओ बहू। माँ जी, आप हमका बुलाई का? बोलिए, क्या काम है आपको हमसे? बहू, वो जो कट्टा तू मुझे दिखा रही थी वो असली है क्या? अपनी सास की इतनी सी बात सुनने के बाद चंपा अपनी कमर से बंदूक निकालती है और बोलती है, का माँ जी, आप काहे का मजाक समझ रही है और हम काहे आपसे मजाक करेंगे? अभी हम ही का आपको चला के दिखाते हैं। तू 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 इस गोली की बात कर रही थी? अरे कुछ भी बताने से पहले बोला तो कर कि तू बात क्या कर रही है। बहू, मैंने तो ये देख रखी है। अरे मैंने भी देख ली, तूने ही दिखाई है ना। छोड़िए, किसी दिन ऐसी गोली चलाएंगे ना कि सारा दिल्ली मोहल्ला घूमेगा। हाँ हाँ बहू, अभी तू जा, चाय बनाएगी या मैं बना लूं? सासू माँ, आप डर गई का? अरे काहे डरती हैं? अगर हम हैं तो का गम है? चंपा के जाने के बाद विमला सरला से कहती है, अरे तूने अपनी बहू को देखा नहीं था क्या? ये क्या बवाल उठा लाई है? देख, मैं बता रही हूँ, ये तेरी बहू तुझे किसी बड़े केस में फंसवा देगी। अरे आज के समय में बंदूक कौन रखता है? अरे मेरी समधी जी विधायक है और ये ठहरी विधायक की बेटी, तो इसका बाप इसे बंदूक रखने के लिए देता था और तब से इसकी आदत लगी है। तो फिर तू बता, जब तू इन लोगों को देखने गई थी तो इनने जबरदस्ती तो शादी नहीं करवा दी ना बंदूक के नोक पर? एकदम सही कह रही है। इसने मेरे और मेरे बेटे की कनपट्टी पर बंदूक तान थी और बोला कि हमारी बदनामी हुई तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी को गोली मारकर नहर में फिकवा देंगे। बाप रे बाप, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती, उस दिन के बाद से इसके बाप के दो मुस्टंडे खड़े रहे हैं मेरे घर के बाहर, जिसे तू चोर समझकर गालियां देती रहती थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तू तो किसी दिन अपने साथ मुझे भी लपेटे में ले लेगी। बाप रे बाप, ना जी ना, मैं तो तुझसे दूर ही रहना चाहती हूँ। ज्यादा 2-5 करेगी तो मेरी बहू को शक हो जाएगा और तेरी मौत की जिम्मेदार तू ही होगी। सरला और विमला दोनों ही चंपा की असलियत को जानकर हैरान थे कि वो अपनी दबंग बहू को कैसे सुधारे। अब एक रोज सरला बाहर बैठी है, तभी सब्जी वाला आता है। आलू ले लो, गोभी ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, कद्दू ले लो, नींबू ले लो, टमाटर ले लो। अरे बहन जी, ताजी ताजी सब्जियां हैं, हरी हरी। अरे लीजिए। अरे भाई, पिछली बार जो आलू दिए थे सारे सड़े निकले, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अरे अम्मा, आप कैसी बात कर रही हो? अरे एक नंबर सब्जी दिया था हम आपको। देख, बहस ना कर। जब मैंने कह दिया तेरी सब्जी अब मुझे नहीं लेने का मन है, तो क्यों कर रहा है तू जबरदस्ती? तू चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? अरे आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन बाकियों को काहे भड़का रही हो? उन्हें तो जरूरत है ना, तो लेने दीजिए। अरे विमला, मत ले सब्जी, इसकी 2 दिन बाद फ्रिज में ही सब्जी खराब हो जाती है। खुद तो लिए जा रही हो और दूसरा आ रहा है तो को भड़का रही हो। अब सब्जी वाले और सरला विमला के बीच बहस हो जाती है और दोनों में इतनी ज्यादा बहस होती है कि ये सुनकर घर से चंपा का आना होता है। का हुआ माँ जी? काहे इतना शोर मचा हुआ है? का रे बुर्बक, तू हमारी सास पे चिल्ला रहा है? अरे बात का हो गई, काहे चिल्ला रहा है तू? अरे मोरी मैया, बाप रे बाप। अरे सास कम थी जो अब इसकी बहू भी आ गई। अरे बहन जी, आओ आओ, आप भी आओ और हमारा धंधा ना चौपट करवा ही दो। का मुंह देख रही हो, करवा दो बंद। का बोला रे ससुर का नाती? तुमको तो हम अभी बताते हैं। इतना बोलकर चंपा अपनी बंदूक निकाल लेती है और सब्जी वाले के माथे पर लगाकर कहती है, का बोला? दोबारा बोल। अरे घबरा काहे रहा है? दो इनका सब्जी।
दीदी छोड़ दो दीदी। अरे दीदी ए अम्मा कुछ कहत काहे नहीं हो? अरे बोलो ना दीदी को छोड़ दे। अरे दीदी अम्मा कह रही थी कि सब्जी सड़ी हुई थी। अरे ले जाओ, हमारा पूरा ठेला ले जाओ, लेकिन हमको मारना नहीं। अरे हमारा छोटा छोटा बच्चा लोग है। अरे हमको छोड़ दो। अरे फिर तो मैं भी लूंगी। उस दिन इसने 20 रुपए किलो जो आलू है, इसने मुझसे उसके दाम 40 रुपए लिए। सुन बे ससुर का नाती, ये हमारी सास है। अगर तू ही का कुछ बोला ना तो हम तोरी खोपड़ी खोल देंगे, समझा ना? अरे बहू जाने दे, समझ गया ये। क्यों, अब बेचेगा महंगी सब्जी? अब बेचेगा सड़ी सब्जियाँ? अरे अब तो हम आएंगे ही नहीं। अरे हमको छोड़ दो, अपनी जान को बख्श दो। ठीक है, हम जाने दे रहे हैं तुमको, बुर्बक कहीं का। सब्जी वाला भी इतना डर गया होता है कि वो वहाँ से दुम दबाकर भागता है। सरला ये देखकर डरी हुई थी कि ये छोटी सी बात पर अगर ऐसे करने लगी है तो उसके घर पर मुसीबत भी आ सकती है। लेकिन सरला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। माँ जी ठीक किए ना, ओ ससुरा के नाती का इतना हिम्मत कि वो हमारी माँ जी को ऐसा बोले। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन बेचारा बहुत डर गया है। अब क्या पता वो सब्जी लेकर ही ना आए इस मोहल्ले में। बहू तू ये सब ठीक नहीं कर रही है। तुझे मैं कुछ भी बोलने से रोक नहीं सकती हूँ, बल्कि तुझे तो बोलने की आज़ादी दे रखी है। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अगर गलती से गोली चल जाती किसी पर तो बस समझ लियो कि वही तेरा आखिरी दिन है। अरे काहे डरती हैं आप इतना? सरला तो अपनी बहू की हरकतों से काफी डरी हुई थी, क्योंकि ये गांव नहीं था, शहर था। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सरला का मोहल्ले की किसी औरत से झगड़ा हो जाता है नाली को लेकर। बस फिर क्या था, चंपा को जब पता चलता है कि उसकी सास से मोहल्ले की एक औरत लड़ रही है, तो वो अपना पुराना स्टाइल अपनाती है और मोहल्ले में बंदूक लेकर निकल पड़ती है। चंपा के हाथ में बंदूक देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पुलिस आ जाती है और चंपा को अपने साथ ले जाने लगती है। अरे ओ दरोगा जी, यूपी से हैं हम। हमारे फूफा के मौसी का लड़का और हमारे पप्पा विधायक हैं, समझे ना? इससे गलती हो गई, हम समझा देंगे, ये आपसी मामला है, आप समझिए। बस मेरी बहू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कुछ नहीं। अरे माँ जी काहे डर रही हैं आप इनसे? अरे ओ दरोगा साहब, आप घर जाइए, पेटी भिजवाते हैं आपके घर हम। क्या पेटी भिजवाते हैं? हाय दैया, ये सरला की बहू कैसी बातें कर रही है। जी आप जाइए यहाँ से, सब ठीक है। एक छोटी सी गलती की वजह से किसी ने आपको परेशान किया है और कोई बात नहीं है। अरे बस छोटी सी लड़ाई थी। सरला तो मेरी बहन जैसी है, उसकी बातों का मैं क्यों ही बुरा मानूं। अरे वाह, लगता है ये सब बंदूक का कमाल है, वरना कुछ देर पहले तक तो अकड़ ही रही थी तू। बहू तू अंदर चल, और क्या जरूरत है बात बात पर बंदूक निकालने की, ये बता मुझे तू। अरे हम भी क्या करें, ये मोहल्ला वाला लोग तो सुनता ही नहीं है हमारा। वैसे सच कहूँ तो इतना खौफ बनाना तो पड़ता ही है। ये तो ठीक है, लेकिन किसी दिन मुसीबत में फंस गई तो उसका क्या? जैसे आज पुलिस आई थी। अरे माँ जी, वो लोगों का कोई काम नहीं होता है। बस वो लोग तो सोचता है कहीं से पैसा मिल जाए और दारू की बोतल का इंतजाम हो जाए। बहू देख, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तू कहे तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख, कह तो सरला ठीक ही रही है, लेकिन तू भी थोड़ा ध्यान रख। बहू ये बात बात पर बंदूक मत ही निकाला कर। चंपा भी अपनी सास की बात मानती है, लेकिन अब तक तो आधे लोगों को ये पता चल चुका था कि सरला की बहू दबंग है। उससे उलझना मतलब बिना बात मुसीबत मोल लेना। राधा की शादी अरुण नाम के लड़के से हुई थी, जहां उसकी सास और ससुर भी साथ रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप इतना दुखी क्यों रहती हो? जब से मैं इस घर में शादी कर कर आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि आप ससुर जी के साथ खुश नहीं रहती हो। आखिर बात क्या है माँ जी? ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। मुझे बिना मतलब के बातें करना और बेवजह हंसना अच्छा नहीं लगता। माँ जी, मैंने आपको कब कहा कि आप बिना वजह हंसो और बेमतलब की बातें करो? मैं तो चाहती हूँ जितने भी गम हैं उनको साइड में रखकर आप बेपरवाह होकर रहो। भला एक इंसान इतने दिनों तक बिना बात किए कैसे रह सकता है? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन कुछ लोगों से मेरी हंसी, मेरा मुस्कुराना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। माँ, अब तो आप मुझे बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है? कौन था वो जिसने आपकी हंसी को छीन लिया?
छोड़ ना बहू, क्यों अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रही है। अब बस जो होना था हो गया। अब चल कर काम करते हैं, शाम होने को है, रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। सुनीता ने अपनी बातों को घुमा दिया और राधा को काम पर लगा दिया। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक हादसे में सुनीता के पति की मौत हो जाती है। धीरे धीरे सुनीता अब सामान्य होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता काम कर रही होती है, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन ललिता आती है और बोलती है, क्या बात है सुनीता, तुम घर का काम कर रही हो, तुम्हारी बहू दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? अब कहीं गई है या नहीं गई उससे तुम्हें क्या? हर वक्त मेरे घर में आग लगाने आ जाती हो। अरे तुम्हें परेशानी क्या है मुझसे? कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, मैंने कब तुमसे अपनी दुश्मनी निभाई है? पता नहीं तुम्हारी गलतफहमी कब दूर होगी। कभी नहीं। और सुनो, तुम मेरे घर ना ही आओ तो बेहतर है। अब भी मन नहीं भरा, अब तो बख्श दो। मेरे पति भी नहीं रहे इस दुनिया में, अब तुम मेरे घर दोबारा आने की कोशिश मत करना। सुनीता और ललिता दोनों ही बहस कर रही होती हैं। तभी वहाँ राधा आती है और दोनों को शांत करवाती है। राधा के आने के बाद ललिता घर की तरफ चली जाती है और तभी राधा सुनीता से पूछती है, क्या बात होगी माँ जी, आप ऐसे उनको सुना क्यों रही थी? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जिससे आप दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हो। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब तो इसका चेहरा देखते ही गुस्सा आता है, बस गुस्सा। कारण क्या है माँ जी इतने गुस्से का? बिना वजह कोई भी अपने पुराने दोस्त से नफरत नहीं करता, कोई ना कोई वजह तो होती ही है, तब जाकर इतना गुस्सा होता है कोई। तू मेरी बहू है, दोस्त नहीं जो इतनी पूछताछ कर रही है। वैसे भी मैंने कहा था ना, मुझे बिना वजह बातें करना पसंद नहीं, तो बस ये बात हमेशा याद रखना तू। लेकिन माँ जी, सुनीता बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। तभी राधा अपनी पड़ोसन ललिता के घर जाती है और सुनीता के गुस्से के बारे में पूछती है, चाची जी, आपसे माँ जी इतना गुस्से से बात क्यों कर रही थी? और मैंने हमेशा देखा है आप हमेशा उनसे बात करती हो, लेकिन माँ जी आपसे चिढ़कर क्यों बात करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी और तेरी सास का मामला है। तू बीच में ना ही बोले तो तेरे लिए अच्छा होगा। जिंदगी में वैसे भी बहुत भसड़ है, और अब तू कोई नया टंटा शुरू मत कर देना। आप बड़े बूढ़े लोग हमेशा इतना क्यों रोते रहते हो? मुझे मालूम है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके बीच से दीवार खड़ी हो गई? तेरी सास को मत बताना। सुनीता और मेरी एक बात है जिससे हम प्यार करते थे। एक दिन हम लोग एक दूसरे को बातें बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने तेरी सास को अपनी कहानी बताई, पर जब तेरी सास ने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू किया तो उसके घर वालों ने सुन लिया, जिसके बाद उसकी शादी यहाँ हो गई, और जब से तेरी सास मुझसे बात नहीं करती। बस इतनी सी बात के लिए? वैसे आपने किससे शादी की, अपने प्रेमी से या किसी और से? मैंने तो अपने प्रेमी से ही शादी की है, तभी तो सुनीता मुझसे अब ज्यादा भड़की हुई है। ऊपर से मैं इसकी पड़ोसन बन गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं माँ जी को फिर से पहले जैसा बना दूंगी। आपको कुछ पता है माँ जी के पुराने प्यार के बारे में? आपसे तो संपर्क में होंगे, भले ही माँ जी से बात ना होती हो। संपर्क तो तब से ही है, लेकिन सुनीता मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, तो मैं कैसे क्या बताऊँ उसे? अब तू ही बता, मैं क्या करूँ जिससे सुनीता मुझे माफ कर दे। आपको माफी क्यों चाहिए? क्या सच में आपने माँ जी के साथ कुछ ऐसा किया था क्या? राधा की बात सुनकर ललिता तुरंत मना कर देती है, और कुछ देर बाद ललिता राधा को सुनीता के पुराने आशिक का पता देती है। पता लेकर राधा उस आदमी के घर जाती है जिनको कभी राधा ने देखा नहीं था। तभी वो आदमी बोलता है, जी बोलिए बेटा, आपको कौन चाहिए? नमस्ते अंकल, मैं राधा हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या मैं आपके घर के अंदर आकर बैठ सकती हूँ? मुझे ललिता जी ने भेजा है। ललिता ने भेजा तुम्हें? उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मैंने 1000 बार कहा है उससे कि कभी किसी को मेरे घर मत भेजा करो, लेकिन तुम्हें क्यों भेजा? कितने दिनों के बाद कोई ललिता के नाम से मुझे ढूंढते हुए आया है। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और शायद आप खुश भी हो जाओ। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे सुनने के बाद मैं खुश हो जाऊं। मेरी जिंदगी की खुशियां कई सालों पहले मुझसे छीन ली गई थी, उसके बाद और मैं अपनी खुशी को पा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर आपको वो खुशी पानी है ना तो मैं आपकी मदद करूंगी उस खुशी को दोबारा पाने में। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? मुझे अपना खुद पे भी भरोसा नहीं तो तुम पे क्या करूं? पता है, मुझे तो अपनी सांसों का भी भरोसा नहीं, कब रुक जाए। पर हाँ, मेरी सांसें रुक जाए उससे पहले मैं अपनी सुनीता को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर पाओगी? कर पाओगी मदद मेरी? बोलो, बताओ। हाँ जरूर करूंगी, लेकिन आपको भी अपना पुराना प्यार पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बताओ, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? अब मैं भी आपको आपका प्यार दिलाने में पूरी मदद करूंगी। राधा की बात सुनकर अशोक जी तैयार हो जाते हैं। राधा उन्हें जैसा तैयार करती है, खुद पर भरोसा रखने के लिए कहती है और ऐसे ही ट्रेनिंग देते हुए कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन सुनीता बाजार जाती है, तभी उसकी टक्कर अशोक से होती है। अरे ओ अंधा है क्या, दिखाई नहीं देती क्या मैं तुझे? दिन में भी काला चश्मा लगाकर घूम रहा है। अरे ओ अंधे, चश्मा उतार अपनी आंखों से, बड़ा आया हीरो बनेगा बुढ़ा कहीं का। तुम होगी बुढ़ी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी भी अच्छा दिखता हूँ। हाँ, तुम मुझे बुढ़ा क्यों कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? शायद मैंने आपको कहीं देखा है, शायद जानती भी हूँ मैं आपको। मैंने कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। मुझ जैसे हैंडसम को देखने के बाद तुम तो क्या, हर उम्र की लड़कियां मुझ पे फिदा हो जाती है और आखिर में यही कहती है, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बस कर मुए, बहुत हो गया। बड़ा आया हैंडसम बोलने वाला, वो भी खुद को। शक्ल तो छुछुंदर जैसी है, पता नहीं किसके माता पिता ने इस जैसी औलाद पैदा कर दी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? तुम कुछ भी बोलती जाओगी, बस करो अब। एक मिनट रुकना जरा अशोक, क्या आपका नाम अशोक है? इतना बोलकर अशोक वहाँ से चला जाता है। सुनीता उसके चलने के अंदाज से पहचान लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद सुनीता घर जाती है और अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने प्यार के सपने देखने लगती है और मुस्कुराती है। तभी वहाँ राधा आती है और बोलती है, क्या बात है माँ जी, आज पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, क्या हो गया आज? नहीं, मैं तो हमेशा की तरह ही हूँ। मैं क्यों बिना वजह मुस्कुराऊं? पागल नहीं हूँ जो बिना वजह ही मुस्कुराती रहूं। माँ जी, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आप किसी बात को लेकर मुस्कुरा रही हो। मैंने कहा ना बहू तुझसे, मैं नहीं मुस्कुरा रही और ना ही कोई बात है और ना ही तुझसे कुछ छुपा रही हूँ। अब पुरानी बातें याद आ गई बस। कौन सी माँ जी, जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है जिसे सोच सोच कर आप मुस्कुरा रही हो? अशोक मेरा पुराना प्यार है, जिसके सपने मैं आज भी देखती हूँ। कुछ अलग ही बात है पुराने प्यार के सपने देख। राधा तभी वहाँ अशोक जी को ले आती है और सुनीता अशोक जी को देखकर खुश हो जाती है और जिस पुराने प्यार के सपने देखकर मुस्कुरा रही थी, आज बहू ने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद सुनीता और ललिता भी एक हो जाती हैं। गोमती एक गरीब औरत थी जो दर्जी का काम करके अपना घर चलाती थी। आजकल महंगाई में जहाँ एक ही घर में 4 लोगों का कमाना भी कम पड़ जाता है, वहाँ गोमती अकेले दर्जी का काम करके अपने बेटे दिनेश, बहू रानी और बेटी निशा का पेट पाल रही थी। एक रोज रात के समय गोमती बैठी सिलाई कर रही थी, तभी उसका बेटा दिनेश बाहर से घर आता है, जिसे देखकर गोमती कहती है, क्या हुआ बेटा, आज कहीं नौकरी मिली कि नहीं? आज भी तेरा चेहरा उतरा हुआ है। माँ, जब देख रही हो चेहरा उतरा हुआ है तो इसका मतलब साफ है ना कि मुझे नौकरी नहीं मिली है। फिर जरे पे नमक क्यों लगा रही हो? बेटा, तू मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगी? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि अब घर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत है। माँ, तो आप ही बताइए ना कि क्या करूँ मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ ना। अब नौकरी ना पाने पे किसी की जान तो लूंगा नहीं ना।
मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तू मुझे इतना सुना रहा है? अब घर की जिम्मेदारी तू नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अब इन बूढ़ी आंखों से दर्जी का काम नहीं होता है, इसीलिए पूछ रही हूँ बस कि तुझे कोई काम मिला कि नहीं, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। गोमती और दिनेश की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी दिनेश की पत्नी रानी सुन रही थी। रानी उनके पास आकर कहती है, माँ जी, आप रोज दिनेश जी के आते ही यही पूछने लगती हैं कि उन्हें काम मिला कि नहीं। कम से कम उन्हें सांस तो लेने दिया करो। बहू, तुम्हें मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। तुम्हारे आने से पहले मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाए। बस करिए आप लोग, मेरे लिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद देख लूंगा अपना सब कुछ। जब नौकरी मिल जाएगी तब आप सब लोगों को बता दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब तेरे पास नौकरी है ही नहीं तो तू पूरे दिन बाहर क्या करता है? माँ, आपको तो मेरे बाहर रहने से भी परेशानी हो रही है। अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी माँ गोमती के हर बार पूछने पर वो कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देता। एक रोज शाम के समय गोमती अपने घर पर बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला हाथ में एक कटोरी ले आती है और उसे कपड़े सिलते हुए देखकर कहती है, बस कर गोमती, अब और कितना करेगी दर्जी का काम? अब तेरी उम्र हो गई है, अब तुझसे तो सुई में धागा भी नहीं डाला जाएगा। और कितना करेगी? एक गरीब अकेली औरत होते हुए भी तूने अपने इतने बड़े परिवार को अकेले संभाला, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, और कितना करेगी? कमला बहन, अभी पूरी जिम्मेदारी निभाई ही कहाँ है। अभी अपनी बेटी निशा की शादी करवानी है, बस उसी की चिंता मुझे रात दिन खाई जा रही है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे दिनेश की शादी करवाई है, जिसका कर्जा आज तक अब भी भर रही हूँ। गोमती, तुम्हारा बेटा नौकरी तो करता है, फिर तुम क्यों परेशान हो? क्यों चिंता कर रही है अपनी बेटी की शादी की? अब तक तूने दर्जी का काम करके अपना पूरा परिवार चलाया है, अब तेरे बेटे की बारी है। क्या बात कर रही है कमला? मेरी बेटी की नौकरी लग गई है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी बेटी की नौकरी लग गई होती तो वो मुझे सबसे पहले आकर बताता। वो जानता है ना कि मैं उसकी नौकरी को लेकर कितनी परेशान हूँ। वो तो अपने बेटे से पूछ लियो कि उसने अपनी नौकरी की बात तुझसे क्यों छुपाई है, क्योंकि ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई है। मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। बाकी तेरा बेटा तुझसे क्यों झूठ बोल रहा है, ये तो वही जाने। ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा भी मुझसे झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है भूल गया हो, वैसे भी अभी नौकरी को लेकर बेचारा बहुत ही परेशान था। हो सकता है, खैर छोड़ो ये सब बातों के चक्कर में मैं तो जिस काम से आई थी भूल ही गई। बहन, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, हो सके तो एक कटोरी चीनी दे दो। हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चीनी मंगवाती हूँ। गोमती इतना कहकर अपनी बेटी निशा को आवाज देकर बुलाती है और उसे कटोरी देते हुए एक कटोरी चीनी लाने को कहती है। कुछ समय बाद निशा आधी कटोरी चीनी लेकर उसके पास आती है, जिसे देखकर गोमती कहती है, बेटी ये क्या है? मैंने तुमसे एक कटोरी चीनी लाने को कहा था, तो तुम आधी कटोरी चीनी लेकर क्यों आई हो? माँ, रसोई में चीनी खत्म हो गई है, बस इतनी ही चीनी है, वो भी मैं ले आई हूँ। इस बार आपने राशन नहीं भरवाया था क्या? बेटी, तू तो जानती है ना कि इस बार मेरे पास कोई खास कपड़े नहीं आए सिलने को। मेरे पास पैसे नहीं थे, माफ करना कमला बहन, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा चीनी नहीं है। कोई बात नहीं गोमती बहन, बेशक आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, मेरा इतनी सी चीनी से काम चल जाएगा। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी कही हुई बात गोमती के दिमाग से नहीं निकलती। कुछ समय बाद उसका बेटा दिनेश अपनी पत्नी रानी को लेकर घर आता है। तभी उसकी माँ गोमती उससे कहती है, बेटा, तेरी नौकरी लग गई, ये बात तूने मुझे आज तक नहीं बताई, बल्कि तू जानता है मैं तेरी नौकरी लगने की कब से आस लगा कर बैठी हूँ। हो सके तो आज सच बोल दे। इनको मेरी नौकरी के बारे में किसने बताया? माँ, वो ये क्या बताएंगे माँ जी, मैं बताती हूँ। मैंने ही इनको मना किया था कि ये नौकरी लगने वाली बात आपको ना बताएं, वरना आप अपनी गरीबी और अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर डाल दोगी, तो हम लोग अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? बहू, भूलो मत, वो लड़की तुम्हारी सगी ननद है और इसकी बहन है, और यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और अगर ये अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? देखिए माँ जी, साफ बात है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है जो हम रानी की शादी में दे सकें। बड़ी मुश्किल से हम अपना ही खर्चा चला रहे हैं, और अब तो आपने अपने दर्जी का काम भी बहुत कम कर दिया है। और रही बात दिनेश जी की नौकरी की,
तो वो मैंने अपने मायके वालों से बात करके लगवाई है, तो इनके पैसों पर सिर्फ मेरा हक होगा। अगर ऐसी बात है तो बहू तुम दोनों अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी की शादी करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है और मैं अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती हूँ बस। शौक से करिए माँ जी, लेकिन अपने पैसों से, क्योंकि ये घर अब मेरा है। हमने आपका अंगूठा घर के कागजात पर लगवाकर कब का ये घर अपने नाम करवा लिया था, तो अब आप मुझे नहीं, मैं आपको आपकी बेटी के साथ इस घर से निकालती हूँ। अच्छा है, कुछ बोझ तो कम होगा। रानी इतना कहकर गोमती और निशा को घर से बाहर निकाल देती है। इतना कुछ होने के बाद भी अपने बेटे को चुप देखकर उसे बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी निशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर और पैसे ना होने की वजह से दोनों को कई रातें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज रोड क्रॉस करते टाइम वो एक बड़ी सी गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर जाती है। तभी उसमें से एक रुबीना नाम की औरत निकलकर उसके पास आकर कहती है, माफ करिए, आपको लगी तो नहीं? उठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं गोमती हूँ और ये मेरी बेटी निशा। तू यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? कितने सालों बाद मिली है तू। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। रुबीना इतना कहकर गोमती और निशा को लेकर अपने घर आती है, जहाँ गोमती रुबीना के पूछने पर अपने बिगड़ते हुए हालातों के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रुबीना उससे कहती है, तू अपनी बेटी की शादी की चिंता बिल्कुल मत कर, उसकी शादी मैं करवाऊंगी। दरअसल जिस एनजीओ में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के सभी डोनेटर मिलकर 1 साल में एक बार एनजीओ में सामूहिक विवाह कराते हैं, जो कि कल ही है। मैं तेरी बेटी का भी नाम उसमें लिखवा दूंगी। और रही बात तेरी, तो तुझे दर्जी का काम तो आता ही है। तू ज्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन औरतों और लड़कियों को सिखा तो सकती है। और रह मेरे साथ लियो, मैं भी तेरी तरह अकेले ही हूँ। तेरी हालत देखकर मैं खुश हूँ कि मैं बेऔलाद हूँ। अगले दिन रुबीना गोमती और निशा को अपने साथ लेकर एनजीओ में जाती है और वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ होने वाले सामूहिक विवाह में उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार के लड़के से करवाती है। साथ ही उसे अपने ही एनजीओ में सिलाई सिखाने का काम दिलाती है। इस तरह से गोमती की आखिरी जिम्मेदारी भी जैसे तैसे करके पूरी होती है, जिसके बाद वो अपने आगे का जीवन वहीं बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।